Hello and welcome to the channel. Exam Proof always with you. We'll see the explanation of environment and natural resources part 1. अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. जो ग्लोबल थ्रेट है एनवायरमेंट पर, पर्यावरण पर, वही हम यहाँ पर देखेंगे. पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि जो कल्टीवेबल एरिया है जहाँ पर हम खेती वगैरह कर सकते हैं, एक तो वो इंक्रीज नहीं हो रहा, एक्सपैंड नहीं कर रहा. दूसरी बात, जो अभी जिस पर हम रिसेंटली एट प्रेजेंट जिस पर हम खेती कर भी रहे हैं उसकी भी फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है. वहाँ की सोइल अब फर्टाइल नहीं रह गई है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा फसलें नहीं प्रोडक्टिव ग्रो हो रही हैं. ठीक है. देन जो ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पर बेसिकली लोग अपने पशु चराते हैं वो ओवरग्रेज करे जा चुके हैं. बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उनको एक्सप्लॉइट करा जा चुका है. मतलब बहुत ज़्यादा लोग अपने पशु उस पर चरा चुके हैं. और जो फिशरीज हैं उनको भी ओवर हार्वेस्ट करा जा चुका है. यानी कि वो जो फिशेज हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट की जा रही हैं और इतना ज़्यादा इनको नदियों में से या जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें से बाहर निकाला जा रहा है कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं फिशेस की वो तो ख़त्म तक हो गई हैं. तो ये चीज़ें हैं. देन जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम है कि वाटर को वेस्ट किया जा रहा है और सिर्फ वेस्ट ही नहीं किया जा रहा, पल्यूट भी किया जा रहा है, उसको ख़राब भी किया जा रहा है. इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो रेस्ट्रिक्ट हो रही है, लिमिटेड हो रही है, कम हो रही है. देन लेट्स सी द सैनिटेशन और पानी वगैरह. तो ह्यूमन डेवलपमेंट 2016 की जो रिपोर्ट थी आपकी बुक में, अभी नया एडिशन है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2016. 663 मिलियन जो हैं लोग डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके पास पीने को साफ पानी तक नहीं है. 2.4 बिलियन, यहाँ पर 2.6 लिखा हुआ है लेकिन नए डाटा के अकॉर्डिंग इट्स 2.4 बिलियन लोगों को सैनिटेशन जो है उनका बहुत खराब है. वो कहीं पर भी, जैसे अभी इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था ताकि लोग अपने घरों में शौचालय वगैरह बनवाएं, तो डेवलपिंग कंट्रीज में 2.4 बिलियन लोगों को जो है सैनिटेशन का कोई एक्सेस नहीं है और 663 मिलियन लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से मोर देन 3 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो है. जो तीसरा ग्लोबल थ्रेट है वो ये है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है हमारे, जिनका कि काम ही है क्लाइमेट को एकदम सही रखना, वाटर सप्लाई को भी प्रोवाइड करवाना, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के ये हब होते हैं, इनको भी काटा जा रहा है. और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है. वहाँ से कह रहे हैं भाग जाओ तुम यहाँ से. तो जिसकी वजह से हमारी डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, हमारा जो हैबिटेट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उस पर बहुत बेकार असर पड़ रहा है. और इसके साथ ही हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो भी काफ़ी सारी ख़त्म हो रही है. देन ओजोन का डिक्लाइन, हम सभी को पता है अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है ओजोन जो हमको सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है. उसके जो अमाउंट है वो भी डिक्लाइन कर रही है. एंटार्क्टिका के ऊपर एक होल भी पाया जाता है ओजोन का, जस्ट बिकॉज ऑफ आर एक्सप्लॉयटेटिव थिंग्स. हम लोग इतना ज़्यादा CFCs प्रोड्यूस करते हैं धरती पर रहते हुए कि ओजोन को नुकसान पड़ता है. तो इसका भी बहुत बुरा नुकसान है कि सन की जो घातक, जो बुरी किरणें हैं, जो सन की बैड रेज हैं, वो हम तक आती हैं. लेकिन फिर भी अब रिसेंट डेवलपमेंट तो इसकी ये है कि ओजोन का होल अब धीरे धीरे बंद होने लग गया है. पहले वो बढ़ रहा था लेकिन अब धीरे 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 उसमें कहीं ना कहीं अब वो होल जो है वो बंद होने लग गया है. और जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, व्हीकल्स बंद पड़े हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पर भी बहुत अच्छा फ़र्क जो है हम देख सकते हैं, बहुत अच्छा आया है. और ये हमको कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो आज हम
इकोनॉमिक डेवलपमेंट या अपनी डेवलपमेंट के लिए जितना भी लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह का वे हम लेकर के चल रहे हैं, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। कोविड-19 की वजह से जो लोग अपने व्हीकल्स चलाने लोगों ने रोक दिए, फैक्ट्रीज रोक दी, इसका एक बहुत अच्छा असर एनवायरनमेंट पर देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमको ये चेताता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना चाहिए। देन कोस्टल पोल्यूशन है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो सी होता है, उसकी जो कोस्ट होती है, तट जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो उस पे बहुत ज़्यादा लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ हो रही है। हम बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो उस कोस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है और उसमें पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो मेरीन एनवायरनमेंट है, जो पानी का जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। तो ये कुछ ग्लोबल थ्रेट है। अब आप ये कहेंगे कि ये सब तो हम ज्योग्राफी में पढ़ के आए हैं, यहाँ पर क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है? पॉलिटिकल साइंस और एनवायरनमेंट का क्या मेल है? हाँ, ज्योग्राफी में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो इसका एक बार फिर से इस चीज़ को सोच के देखो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट्स, हर कंट्री की गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप लेगी एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को कम करने के लिए, प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का, हर कंट्री की गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इसीलिए हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए, इस चैप्टर में आप कोई रटी पिटी बातें नहीं पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, पॉलिटिकल नज़र से हम एनवायरनमेंट को यहाँ पर देखने वाले हैं। देन यहाँ पर ये बता रहा है कि कब एनवायरनमेंट की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी, जब क्लब ऑफ रोम ने एक बुक पब्लिश की 1972 में, लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसमें इसने ये बताया कि किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, अर्थ के जितने भी हैं। और क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही नहीं है और हमारे अर्थ के रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। देन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, यूएनईपी ने, कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और डिटेल्ड स्टडीज़ जो है ऑर्गेनाइज करनी स्टार्ट की, ताकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसने एनवायरमेंटल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत ज़्यादा अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है। तो यही चीज़ है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिट हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में हुआ था, जिसको कि हम अर्थ समिट भी कहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा समिट था और 170 कंट्रीज़ ने इसको अटेंड किया, हज़ारों एनजीओ ने अटेंड किया और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने अटेंड किया। देन इसके 5 साल बाद 1987 में ब्रुंडलटैंड रिपोर्ट आई थी, जिसको क्या नाम था, आर कॉमन फ्यूचर, जिसने ये कहा था कि जो हम अभी तक जिस तरह से ट्रेडिशनल, जो हमारा पुराना तरीका है इकोनॉमिक ग्रोथ करने का, ये आगे अगर हम दूर की सोचे, लॉन्ग टर्म की सोचे, तो ये बिल्कुल भी एक सही तरीका नहीं है। और स्पेशली एक चीज़ और, जो ग्लोबल साउथ यानी कि जो गरीब देश हैं, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि हम तो अभी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, तो इससे हमारी कंट्री को इससे हमारे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ये इस रिपोर्ट ने कहा था। अब रियो समिट के दौरान एक चीज़ देखी गई थी कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, यानी कि जो मेनली कैपिटलिस्ट और रिच कंट्रीज़ हैं, उनका जो मकसद था, उनका जो एजेंडा था, वो डिफरेंट था उन कंट्रीज़ से जो ग्लोबल साउथ हैं, यानी कि जो गरीब देश हैं। अमीर देश ये कहते हैं कि जी ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ करो, मतलब वो उससे ज़्यादा कंसर्न्ड है। जबकि जो गरीब देश हैं, ग्लोबल साउथ हैं, वो ये कहते हैं कि
इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप जो है उसको एड्रेस होनी चाहिए कि किसने कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और उसका एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क आया, और हमें किस तरह से अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह से करनी चाहिए कि एनवायरनमेंट पे प्रॉब्लम, उस पर आँच ना आए। तो अब जो रियो समिट है उसने कई सारे कन्वेंशंस और बातचीत हुई, और फाइनली किस किस पर हुई, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, और एक लिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस इस समिट में निकल कर के आई। एक ऐसी लिस्ट बनाई गई कि हमें क्या क्या करना चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। उस लिस्ट का नाम था एजेंडा 21। अब ये एक सभी कंट्रीज में ये तो एक कॉन्सेंसस थी कि हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ इस तरह से करनी चाहिए कि हमारे हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो इकोलॉजी है, उस पर कोई नुकसान ना हो। हमें इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल होना है, हमें अपने पर्यावरण को भी बचाना है। तो इस तरह की जो अप्रोच होती है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इस पर तो सभी कंट्रीज अग्री थी, सभी ने हाँ कर दिया था, हाँ हमें ऐसी ग्रोथ करनी है जिससे हमारे पूरे एनवायरनमेंट पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये नहीं समझ आ रहा था, इस पर कॉन्सेंसस नहीं बन रही थी कि इस चीज़ को हम अचीव कैसे करें। और क्रिटिक्स ये बात भी कहते हैं कि जो एजेंडा 21 है, जिसने ये लिस्ट निकाली कि हमें क्या क्या करना चाहिए, वो एक्चुअली किसके बायस्ड है, वो बायस्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ के फेवर में। मतलब वो लिस्ट तो निकाली गई है, लेकिन वो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को अपने दिमाग में कम रखती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को अपने दिमाग में ज़्यादा रखती है। तो ये क्रिटिक्स का कहना है एजेंडा 21 के। देन इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। देखो अपने आसपास तुमने कई चीज़ें ऐसी सुनी होगी, कॉमन रूम, कम्युनिटी सेंटर, पार्क, रिवर। ये कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो कि पूरी कम्युनिटी की होती है। अगर तुम्हारी कॉलोनी में कोई पार्क है तो मतलब उसमें तुम कोई भी बंदा उसके अंदर जाकर के आराम से घूम सकता है, और मतलब पूरी कम्युनिटी की चीज़ें हैं। कुछ पार्क्स में तो इवन कम्युनिटी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना के रखती है जो इस पार्क को संभालेगा। तो इसीलिए पूरी मतलब पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी होती है उस पार्क की, और पूरी कम्युनिटी ही उसे यूज़ कर सकती है। तो इसी पर जो ग्लोबल कॉमन्स होते हैं, ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एरियाज जिस पर किसी भी एक देश का हक नहीं है, बल्कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, पूरा वर्ल्ड, उसको उसका जो गवर्नेंस है वो पूरा वर्ल्ड मिलकर के करेगा। इनको कहते हैं हाँ हम रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटेटिस या फिर ग्लोबल कॉमन्स। यानी कि जो किसी एक कंट्री के अंडर नहीं आती, पूरे वर्ल्ड के अंडर आती है, इसीलिए पूरा वर्ल्ड ही उसको गवर्न करेगा। अब जैसे कि क्या क्या आता है इसके अंदर? अर्थ का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पे किसी का हक नहीं है। देन एंटार्कटिका, आपको पता ही है, नीचे जो एक हमारा आइलैंड है, सबसे जो नीचे वाला आइलैंड है एंटार्कटिका, जिस पर सिर्फ आइस के ग्लेशियर्स हैं और कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं। वहाँ पर सारी कंट्रीज़ का हक है। मतलब कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कहती है कि एंटार्कटिका मेरा पार्ट है। मतलब कहते हैं, लेकिन वो एंटार्कटिका कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। अगर आप एंटार्कटिका का ये वाला बॉक्स पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो, जैसे कि यूके, अर्जेंटीना, चाइल्ड, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कहती हैं कि एंटार्कटिका पर हमारा राज है, लेकिन एंटार्कटिका को पूरा वर्ल्ड ही गवर्न करता है। इनके क्लेम्स इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते। देन ओशियन फ्लोर, जो ओशियन के अंदर का जो एरिया है, वो आउटर स्पेस, जो अर्थ के बाहर का जो आउटर स्पेस है, जो कॉस्मोस है, जो यूनिवर्स, अर्थ के बाहर का जितना भी एरिया है, उस पर किसी भी कंट्री का हक नहीं है। वो हम इसीलिए तो कोई भी किसी को भी मून पर जाना होता है तो चाहे इंडिया से कोई रॉकेट भेजो, चाहे यूएसए से कोई रॉकेट भेजो, आराम से जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक कंट्री का हो गया है, इस पर कोई भी जा सकता है। तो ये पूरी कम्युनिटी का है। तो इन ग्लोबल कॉमन्स पर भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं, लेकिन इन पर कॉपरेशन ईजी नहीं होता।
मगर फिर भी मतलब कंट्रीज अक्सर इस पे कॉपरेट नहीं कर पाती हैं, इनको भी हमें बचाना है, ये भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं। कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, 1959 की एंटार्कटिक ट्रीटी, 1987 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1991 में एंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। अब ये चीज़ें कुछ ग्लोबल कॉमन, अब प्रॉब्लम ग्लोबल कॉमन्स में ये आती है क्योंकि ये किसी एक कंट्री के अंडर नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इस पे कॉपरेट कैसे किया जाए, इसको बचाया कैसे जाए। कोई चीज़ कॉमन बनती ही नहीं है। अब तुम देख रहे हो ओजोन होल जो है वो एंटार्क्टिका के ऊपर है। इसके अलावा अभी रिसेंटली देखा गया है कि एंटार्क्टिका पे कुछ एल्गी जो है वो आ रही है और जो उसका ग्लेशियर है उसके ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से वो जो ग्लेशियर की सिग्निफिकेंस ख़त्म होती जाएगी और एंटार्क्टिका में भी ग्लेशियर्स छोड़ करके एल्गी रह जाएगी और उसके बाद फिर वहाँ पर भी लाइफ होने लग जाएगी, यानी कि ओरिजिनेट होने लग जाएगी, ओरिजिन होने लग गया है। तो ये एक नुकसान है क्योंकि जो एंटार्क्टिका की ग्लेशियर है वो कहीं ना कहीं हमारे जो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसको इक्विलिब्रियम में करके रखता है, उसको इक्वल करके रखता है। तो इसीलिए अगर वो ग्लेशियर ही पिघल गया तो बड़ी दिक्कत आ जाने वाली है। देन जो आउटर स्पेस है उसमें भी कई सारी ऐसे हम लोग रॉकेट भेजते हैं या कुछ ऐसा जो कचरा रह जाता है तो वहाँ पर रह ही जाता है। इसके अलावा इनकी मैनेजमेंट भी किससे इन्फ्लुएंस होती है, नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी से। देन अर्थ का एटमॉस्फेयर हो, ओशियन फ्लोर हो, ये सब कहीं ना कहीं इसमें जो क्रूशियल इशू है वो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही है। और कई सारी एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटी हम करते हैं इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। काफ़ी सारा पल्यूशन ओशन में भी छोड़ा जाता है, कई सारी शिप्स भी छोड़ देती हैं, काफ़ी सारा वेस्ट भी रहता है, एटमॉस्फेयर भी हम ख़राब कर रहे हैं। आप लोगों ने सारा पल्यूशन इस बारे में तो पढ़ा ही है। तो ये ना तो आज के लिए अच्छा है और ना ही फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अच्छा है। So this is the end of this video. If you liked, please do hit that like button, subscribe the channel and